अच्छा भाई, ये एक सवाल है। इसको आप थोड़ा सा ये समझें कि इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होनी है और बाकी इस सवाल के अंदर IAS 12 का क्वेश्चन है। सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट और लॉस और OCI बनाएं और टैक्सेशन का नोट बनाएं इंक्लूडिंग द रिकॉन्सिलिएशन। द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लैमिनेट लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2019। पेज नंबर 684। डेटर आ रहे हैं वॉल्यूम 2, डेटर आ रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है या क्लोजिंग? ओपनिंग। इट मींस कि इस साल की प्रोविजन अभी कैलकुलेट नहीं हुई। पेज 684 वॉल्यूम 2। सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रही है। या नो, डेट इज अ ब्लंडर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ट्रायल में नजर नहीं आनी चाहिए ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में से जितना इंटेंजिबल बन गया वो इंटेंजिबल्स में नजर आना चाहिए, और जो फिर अच्छी बुरी वाली डेवलपमेंट है वो आप P&L में ले जाएं। हो सकता है ये सारी बुरी वाली डेवलपमेंट हो, फिर तो शायद मुझे समझ आए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। लेकिन अगर नीचे जाके इसने ये बताना है कि इसमें से इतनी कैपिटलाइज होनी है, इतनी ये होनी है, तो फिर ट्रायल के अंदर तुमने बोंगी मारी हुई है। ट्रायल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो नजर नहीं आनी चाहिए अनलेस कि ये डेवलपमेंट बुरी वाली हो, फिर तो एक्सपेंसिस में चली जाए, फिर तो कोई मसला नहीं। डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली डेफर टैक्स का टी अकाउंट, डेफर टैक्स में हम टी अकाउंट बनाते थे, हाउ टू टैकल, तो डिविडेंड का टी अकाउंट बना लेंगे। एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है, अदर इनकम आ रही है। तो ये सारे अदर इनकम के आइटम थे, पता नहीं क्यों इसने अलग अलग शो कर दिए। हम इंशाल्लाह इनको अदर इनकम में ही डालेंगे, तीनों को क्लब करके। तो ज़रा फॉर्मेट देख लेते हैं P&L का क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स होकर ज़रा बैठ जाएं, सवाल बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। सारी एडजस्टमेंट्स वही हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक पूरा सवाल आपके सामने आना ज़रूरी था। मैं बहुत हैरान हुआ, बहुत ही हैरान हुआ इस अटैम्प्ट में भी। कंसोलिडेशन की बजाय IAS ये फाइनल अकाउंट का सवाल आ गया, और फाइनल अकाउंट का सवाल इसी पैटर्न पे आया था जो ये वाला सवाल कराए हैं, और बच्चे चीखे मार रहे बाद में, हम कंसोलिडेशन की हुई थी, कंसोलिडेशन की हुई थी, फाइनल अकाउंट आ गया। हालांकि इसी पैटर्न के ऊपर सवाल आया था जिसमें रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज थी, वो तो रेक्टिफिकेशन करनी पड़ गई, वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया। अजीब भाई, जहाँ मर्जी से सवाल आया, आपको क्या, आपने पूरा सिलेबस तैयार किया हुआ है। नहीं, पूरा सवाल क्यों नहीं आया कंसोलिडेशन का? 8 नंबर का थ्योरी का सवाल आ गया। कंसोलिडेशन में से भी थ्योरी आ सकती है। थ्योरी में ये पूछा हुआ था कि सब्सिडरी का शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आता है या नहीं आता, इस तरह की बातें पूछी गई थी। वहाँ ये क्या बात हुई, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आप लोगों को वैसे पता है सब्सिडरी का शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आता है या नहीं आता? वर्किंग वन में आता है, लो आता है, बस इन्हीं जैसे लोगों में। सॉरी, मेरे मुंह से कुछ ना किया गया। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल बस आंखें बंद करके सोचें, वर्किंग वन कहाँ आता है बैलेंस शीट के अंदर? अच्छा, इस तरह भी सवाल आ सकते हैं। आइंदा के बाद मैं सोचा करूँ। कितने लोगों को समझ आ गया था कि नहीं आता? बस ठीक है, बस उसने तो बंदे उठाने आए कि अपने, फिर इन्हीं में से। ये अल्लाह का शुक्र है इस क्लास में भी काफियों को पता कि नहीं आता। बाकी समझ रहे हैं बैलेंस शीट में आता है, वो फिर लेके जाया करें कल से कंसोलिडेशन में। बैलेंस शीट लूली लंगी टैली नहीं हुआ करेगी। तो P&L का फॉर्मेट देख लें माय डियर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसमें सेल आती है। भाई इधर आ जाओ हाइब्रिड से माय डियर। सेल आती है, FR2 अगर पढ़ने आए हो। सेल आती है, कॉस्ट ऑफ सेल आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, फिर अदर एक्सपेंसेस आते हैं, वो आज के सवाल में नहीं है। फिर अदर इनकम आती है। अदर इनकम को हम नॉर्मली इधर शो कर दिया करेंगे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ अदर इनकम शो कर दिया करेंगे, यहाँ एडमिन, सेलिंग, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, यहाँ CT DT कभी नहीं शो करना हमने। वहां तक पिछले टॉपिक्स में शो कर रहे थे, किसी हद तक एक्सेप्टेबल था। अब फाइनल अकाउंट में कभी भी शो नहीं करेंगे हम इसको। इसको हमेशा नोट में लेके जाएंगे, इसको नोट में लेके जाएंगे, इसका नोट बनाएंगे टैक्सेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर। और आपको पता है फैक्ट्री के खर्चे जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हैं। पहले दिन आपको फैक्ट्री दिखाई थी जिस दिन IAS 38 की क्लास हो रही थी। और हेड ऑफिस और एडमिन के खर्चे एडमिन में जाते हैं, और सेल्स ऑफिस के खर्चे सेलिंग में जाते हैं। तो फैक्ट्री वो होती है जहां लेबर काम कर रही हो, हेड ऑफिस एडमिन वो होता है जहां अकाउंटेंट बैठे हो, और सेल्स ऑफिस वो होता है जो लशपश किस्म का ऑफिस होता है जहां लोग जाके कस्टमर चीज़ें खरीदते हैं। तो सेल ऑफिस के खर्चे जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस में।
यह हमारा निकला था प्रॉफिट फॉर द ईयर, पैट। इसका नाम इसने रखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसने इधर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लिखा हुआ, इसने खाली लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखा करेंगे। इसने क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ये अगले सफ़े पे गया है और अगले सफ़े पे जाके इसने एसओसीआई बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एसओसीआई इसने अगले सफ़े पे बनाई है, हालांकि उधर ही एसओसीआई की हेडिंग दे देता तो शायद अच्छा हो जाता। एसओसीआई इसने अगले सफ़े पे बनाई है, इसमें इसने पिछले सफ़े से उधार मांगा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने पिछले सफ़े से उधार मांगे और फिर इसमें क्या डाला होगा? एक्सेलेंट ओसीआई। फिर इसने इसमें ओसीआई डाला होगा क्योंकि ताकि टीसीआई निकल आए। तो इसने ये किया, पैट इस सफ़े पे निकाल दिया है, इसका नाम सिर्फ P&L रख दिया और अगले सफ़े पे गया है, सौकी की हेडिंग दी है और सौकी की हेडिंग देके पैट पिछले सफ़े से उठाया। पैट पिछले सफ़े से उठा के इसने क्या डाल दिया बीच में? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में इनके क्या चीजें आ रही हैं वो मुझे उससे कंसर्न नहीं है। एक चीज आपको पता है, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। आपको याद है ओसीआई में लिख के हम चेंज का लफ्ज लिखा करते थे, फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं लिखते थे। तो ये इसकी कोई चेंज चूंज आ रही है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर, ये उसने ओसीआई डाली हुई है। फिक्स्ड एसेट इसके रीवैल्यू नहीं हो रहे होंगे। करते करते ये इसने क्या निकाली हुई है? टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। लेकिन हम ऐसा नहीं किया करेंगे, हम एक ही सफ़े पे एसओसीआई लिखा करेंगे, उसी पे पूरा सेल से लेके यहां तक पैट बनाया करेंगे, फिर ओसीआई डाला करेंगे और फिर आ जाया करेगी हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये उसने एक नई चीज मांगी थी आज, जिसका फॉर्मेट हमने क्लास के अंदर शायद कभी FAR 1 में देखा हो, लेकिन FAR 2 में जो है वो पहली दफा देखा। तो प्लीज हमारे P&L में कोई जगह नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अगर है तो उसको एडमिन में घुसाना पड़ेगा या सेलिंग में घुसाना पड़ेगा या कॉस्ट ऑफ सेल में, या कॉस्ट ऑफ सेल में घुसाएंगे हम, या इसको एडमिन में घुसाएंगे या सेलिंग में घुसाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कॉस्ट ऑफ सेल भी शो करेंगे फेस पे, एडमिन भी शो करेंगे, सेलिंग भी शो करेंगे, फाइनेंस भी शो करेंगे। ये चारों चीजें तो अभी हम देख रहे हैं फेस पे शो होंगी। बाकी इन तीनों को इकट्ठा करके हम कहाँ डाल देंगे? अदर इनकम के अंदर। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एडमिन में डाल देंगे, आमतौर पर एडमिन में डाल देंगे बस, बाकी खैर है। R&D को एडमिन में डाल देंगे अगर सारी बुरी वाली हुई। अगर कोई अच्छी वाली हुई तो फिर रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज करके इसका इंटेंजिबल भी बना लेंगे। सो फॉर्मेट थोड़ा सा बना लें फिर शुरू करते हैं। क्या नाम है? मिंट लेमनेड। नाश्ता भी नहीं किया हुआ और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19। प्रॉफिट और लॉस इसमें, और नीचे फिर OCI। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? अदर इनकम लेस फाइनेंस कॉस्ट। बस और कुछ भी नहीं आना। एक लाइन में रहता है, छोड़ देता हूं कोई अदर एक्सपेंसेस सवाल में हुए तो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस, ठीक है, टैक्सेशन टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद आएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चलिए इसमें मैं आपको बता देता हूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस है पीपी के ऊपर, और कुछ नहीं है। और फिर हमारा आ जाएगा दोस्तों को बुला लिया सबको या इन ट्रांजिट हैं? इन ट्रांजिट हैं। इन ट्रांजिट तो फिर लेट हो गए हैं, तो बीच में कैसे बैठेंगे? सवाल तो शुरू हो गया। अच्छा मैं भी कहूँ पूरे कॉलेज के मार्कर कहाँ हैं? ये देखो
दोनों घुटने ऊपर रख लो, लेट जाओ, चारपाई ला दो इसको, रिलैक्स हो गए क्लास लो माय डियर। While finalizing the financial statements of ML, the following issues have been noted. Debtors include a balance of 40 million which needs to be written off. Debtors में 40 million पड़ा हुआ है जिसको हमने राइट ऑफ करना है। क्या करूं, पहले ट्रायल के डेटर देखूं या बस ऐसे ही राइट ऑफ कर दूं? ट्रायल के डेटर देख के उनको सेट भी करना पड़ेगा ना। तो ट्रायल में बताएं डेटर्स कितने आ रहे हैं? 1200। डेटर हैव अ बैलेंस ऑफ 40 नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है, राइट ऑफ या अंदाजा? राइट ऑफ। इसको ट्रायल वाले डेटर भी कह सकते हैं, इसको अनएडजस्टेड क्लोजिंग डेटर्स भी कह सकते हैं। जी कितने हैं? 1200। ट्रायल वाली फिगर से कितनी दफा उठानी है? एक दफा, एक दफा। अच्छा, बैड रिटर्न ऑफ की तो डबल एंट्री करेंगे। बैड रिटर्न ऑफ बोलें 40। और कहाँ जाते हैं माय डियर? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, इनको P&L में नहीं लेके जाना। आज मैं आपको याद कराऊंगा, मैंने आपको एक दफा बताया था IAS 12 में कि P&L के अंदर सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस जाता है, बैड रिटर्न ऑफ नहीं जाता। 40 ये बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है। बैड रिटर्न ऑफ प्लीज P&L के फेस पे नहीं जाता। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली एंट्री कर ली। नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ या वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ? IAS 12 के सवालों में लिखा होता था वर रिटर्न ऑफ, यानी वो कर चुका है। अभी ये फाइनल अकाउंट का सवाल है तो हमें कह रहे हैं ये भी करो, फिर बाद में IAS 12 का सवाल भी करेंगे इसमें से। नेक्स्ट, MNL maintains a provision for doubtful debt at 5% of debtor। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी है? 5%। प्रोविजन का कौन सा बैलेंस गिवन है? ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग नहीं? क्लोजिंग नहीं गिवन, पता नहीं क्या हो गया, लिखा हुआ उसने ओपनिंग। इसका मतलब है अभी तक इस साल की प्रोविजन कैलकुलेट, तो वो हम खुद करेंगे। कितने परसेंट डेटर्स पे? 5%। अच्छा, आपकी क्या राय है, ओपनिंग बैलेंस कितना लिख लूं जो ट्रायल में आ रहा है? मैं देख लेता हूं, 44। ओके, अब किसी को याद हो 5% रेट किस पे लगाते थे? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग डेटर तो मेरे अभी है ही नहीं, निकालें, निकालें क्लोजिंग डेटर्स। 1160। ओके माय डियर, कोई जनरल एंट्री करनी हुई तो मैं खुद बताऊंगा। अभी तक देखें ये कैरी डाउन है, ये ब्रॉड डाउन है, ये इसकी जनरल एंट्री करनी थी, डबल मैंने कर दी थी डबल एंट्री। जी आप बताएं, कैरी डाउन इधर आएगा ना, 1160 इंटू 5%, 58। जी व्हाट इज बैड एट एक्सपेंस? 54। इसको ब्रैकेट में ले लें और इसको ब्रैकेट में लेके सेलिंग एक्सपेंसेस में ले जाएं। सेलिंग एक्सपेंसेस कहां नजर आ रहे हैं? P&L में। बैलेंसिंग, ओहो कितना ज्यादा कुछ लिख दिया मैंने इसके साथ। इसका नाम IAS 12 में बैड डेट एक्सपेंस था। इधर देखें एक सेकंड, इसका नाम IAS 12 में बैड डेट एक्सपेंस, बस हमने यही सवाल करना है। फिर आखिर में 10-15 मिनट बच के कंसोलिडेशन की कोई बात कर लेंगे, बस हमने यही सवाल करना है, इसलिए रिलैक्स होकर करें। इसका नाम IAS 12 में बैड डेट एक्सपेंस था, क्योंकि मैंने P&L के फेस पे शो करना था इसलिए मैंने इसको सेलिंग में डाल दिया, बस ये वजह है। और सेलिंग लिखना वजह नहीं है, बैड डेट एक्सपेंस ही है ये फिगर बैलेंसिंग आई है। अब ये फिगर जब हमने निकाली है तो इसकी डबल एंट्री करें। बोलें, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, सेलिंग एक्सपेंस इन P&L डेबिट। बाकी सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रायल में भी आ रहे हैं इसलिए उनकी जगह मैं छोड़ के आगे 54 लिख देता हूं। डबल एंट्री पूरी हो गई। माय डियर, रिटर्न ऑफ नहीं जाता,
रिटर्न ऑफ, असल में प्रोविजन इसलिए तो बनाई होती है कि राइट ऑफ पिछला जो है उससे सेट ऑफ कर लेंगे, तो रिटर्न ऑफ तो बैलेंस शीट P&L में नहीं जाता, अंदाजा P&L में जाता है। अब कल कल को आके ये बात अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको आधे घंटे बाद बताऊंगा कि पीबीटी तक पहुंचते हुए ये माइनस हो गया, वे टैक्स वाले कहेंगे ये माइनस करने की इजाजत नहीं, इसकी जगह राइट ऑफ माइनस कर लो। टैक्स वाले राइट ऑफ माइनस करने देंगे, अकाउंटिंग वाले नहीं। अकाउंटिंग वाले P&L में राइट ऑफ लेके जाते हैं, नो, अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके जाते हैं, बैड डेट एक्सपेंस। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, नोट करें तसल्ली से, जहां TCA आपने लिखा है उसके आगे वर्किंग वन शुरू कर दें। ओके, ये फिगर कहां से उठाई थी, ट्रायल से। ये फिगर कहां से उठाई थी, ट्रायल से। इसकी मैंने क्या कर दी, डबल एंट्री कर दी। ये मेरा क्या निकल आया, कैरी डाउन। एक और डबल एंट्री हमारी बन रही थी, वो ये थी प्रोविजन क्रेडिट और सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट ऑन द फेस ऑफ P&L। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। साथ साथ चलाने टैक्स का सवाल, रहने दें, साथ साथ ना चलाएं। एज पर टैक्स रूल्स ओनली राइट ऑफ और अलाउड रिडक्शन, इसको साथ साथ ना चलाएं, इसको एंड पे कर लेंगे। ये रिक्वायरमेंट बी है सवाल की, रिक्वायरमेंट बी साथ साथ रहने दें। एज पर टैक्स लॉज, research and development is allowed as tax reduction over 10 years, tax depreciation for the year, revaluation does not affect the taxable profit, capital gain is exempt from tax, dividend is taxable on receipt basis, however with effect from January dividend receipt would be taxable at 20%, tax rate is 32%. So just ignore the adjustments by reading them out. read करके मैंने इग्नोर किए हैं, ये नहीं था कि मैं घर से देख के आया हुआ था, मैंने रीड करके उनको इग्नोर कर दिया। ओके, IAS 23 रिवाइज करवाएं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन बजरी सीमेंट 100 million, इंटरेस्ट पेड on loans specifically obtained for construction of qualifying asset, interest received, borrowing cost, interest received on investment of surplus funds which were used from specific loan, specific loan invest हो जाता था किसी जगह पे, interest received is नहीं, माइनस अभी ना करो, नाउ बैलेंस शीट में जाएगा 100 प्लस 5 माइनस 1, 104। तो लेकिन टैक्स वाले कहते थे कि इस 4 रुपए को खर्चे में डाल दो, याद है, उठा के हम इसको खर्चे में डालते थे, किसी को याद है, ऐसे एक दफ़ा हमने 2 नंबरी भी मारी थी, ऐसे 4 को पकड़ के खर्चे में ले जाते थे। टैक्स वाले कहते हैं इस 4 को कहाँ डाल दो, खर्चे में, लेकिन अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसको बैलेंस शीट में पड़ा रहने दो। तो अकाउंटिंग वाले क्या एंट्री करते हैं जरा मुझे बताएं, 100 रुपए की CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, 5 रुपए की CWIP डेबिट, नहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट तो नहीं करती माय डियर, अब हद हो गई, कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। ये कौन एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग वाले। ये आपको IAS 12 जब करवाया था उसमें IAS 23 का सवाल कराया था, क्वेश्चन 28 ब्लू लिमिटेड वाला कोई सवाल था। ओके, सो इट इज अ रिवीजन ऑफ IAS 23। CWIP includes interest of 84 on specifically acquired loan। निकालें भाई, माइनस कितना करूं, यार अजीब लोग हैं, हम माइनस क्यों करना है, वो कह रहा है पढ़ा हुआ है तो पढ़ा रहने दे माय डियर। CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, क्या करूं, निकाल दूं, अभी तो डिसाइड करके हैं पढ़ा होना चाहिए, और सवाल भी कह रहे हैं पड़ा हुआ है, तो बस थोड़ा सा इस्तेमाल करें,
बाकी को फ्रेश नहीं है तो कुछ पानी पुनी पी लें, अब और क्या हो सकता है। CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 84 million ऑन अ स्पेसिफिक लोन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या करें, इसको पढ़ा रहने दें। अच्छा, किसी भी चीज के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचने, अभी मैं रिक्वायरमेंट ये कर रहा हूं सिर्फ। एज फार एज IFRS इज कंसर्न देयर इज नो एरर इन इट। हाउएवर इंटरेस्ट अर्नड, ये वाला 1 रुपया by investing surplus पैसा has been included in other income. It should have been credited to CWIP instead of being credited to other income. इसको अदर इनकम में नहीं जाना चाहिए, इसको अदर इनकम में नहीं जाना चाहिए था, इसको CWIP में जाना चाहिए था। सो ओरिजिनल एंट्री, अकाउंटेंट एंट्री, इसको आप रॉन्ग कहते हैं, और रेक्टिफाइंग एंट्री। ओरिजिनल एंट्री इसकी है कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, नहीं कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। ओ 84 ना कराएं यार, वो अकाउंटेंट ने सही की हुई है, ऐसे ही मेरा टाइम जाया करवा रहे हैं 84 की डिस्कशन करके। जी अकाउंटेंट ने क्या किया है, रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। और CWIP पोस्ट करें माय डियर। अदर इनकम डेबिट और CWIP क्रेडिट। अक्सान, मैं भी सो के आया हूँ रात को, तो आपके सामने खड़ा हूँ। अदर इनकम डेबिट CWIP क्रेडिट। जी चलेगा इस तरह, चलेगा इस तरह। अदर इनकम डेबिट CWIP क्रेडिट, फिर ये स्टेपल कर देंगे साथ पेपर में, क्वेश्चन पेपर। क्या करें फिर, मेरे ख्याल से ऐसा करें कि बैलेंस शीट उसने मांगी नहीं हुई, तो थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करें आप। CWIP को यहाँ क्रेडिट कर दें, मान जाए जरा, CWIP को यहाँ क्रेडिट कर दें, अदर इनकम को P&L के फेस पे क्रेडिट कर दें, क्योंकि CWIP वाली बैलेंस शीट उसने मांगी नहीं हुई मेरे से, लेकिन हमने डबल एंट्री पूरी करके जाएं। CWIP को क्रेडिट करें -16, अदर इनकम को वहां लेके जाके सेट कर लेंगे। अदर इनकम में से कितना निकालना है, वैसे अदर इनकम में 2-3 चीजें ट्रायल से भी आई, तो उनकी जगह अगर मैं छोड़ के -16 लिख लूं, तो अदर इनकम कहीं करीब भी लिख लूंगा तो कोई मसला नहीं, उसमें क्या चीज आगे पीछे कर देंगे। तो अदर इनकम डेबिट एंड CWIP क्रेडिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट होगी। तो थोड़ा सा काम करें कि बैलेंस शीट की चीजें ना यहां पोस्ट करते रहें, क्योंकि बैलेंस शीट उसने मांगी नहीं। ओके, मशहूर जमाना बच्चों वाली एडजस्टमेंट आ गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, माय डियर, जब रिप्रेजेंट्स होते हैं ना तो फिर इंक्लूड नहीं होता, फिर इसका मतलब है 180 की बात बता रहा है, 180 के अंदर कुछ की बात नहीं बता रहा, पूरे 180 की बात बता रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, इंक्लूड्स नहीं, इंक्लूड्स होता तो 180 में कोई 10-15 रुपए की बात बता रहा होता, रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है पूरे 180 की बात बता रहा है। तो एक्चुअली ये 180 रिप्रेजेंट्स कॉस्ट, 180 कॉस्ट है भाई, किस चीज की कॉस्ट है माय डियर, इनकट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन यकम फरवरी 19, हमारे साल शुरू हुई है। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट वेरी लेट ऑन यकम में, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट चली। द प्रोडक्ट वाज लॉन्च ऑन 31 अक्टूबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट चली, और उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च भी हो गई। और यार लाइफ बाद में बता, पहले मुझे ये देख लेने दे कि ये खर्चा कब से कब तक हुआ है। माय डियर, इस तरह ना पंगे लिया कर,
1 फरवरी से 30 सितंबर तक ये खर्चा हुआ है। 30 अक्टूबर है, मुझे लग रहा है 1 अक्टूबर लिखी हुई है, नहीं 31 अक्टूबर, मैं समझा 1 अक्टूबर लिखी हुई है। कब तक हुआ है? 31 अक्टूबर तक। जिन लोगों को ये चीज पता नहीं चलती ना, वो गलती से इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं जब मंथ्स बेस पे निकालना हो। तो ये ब्लंडर ना मारिएगा, इधर देखा करें ये खर्चा कितने अरसे का है। 9 महीने का, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। इसमें फरवरी से मार्च, मार्च या अप्रैल, फरवरी से अप्रैल बुरी वाली डेवलपमेंट, और बाकी चलिए छोटा सा लिख लेते हैं 3 + 6। 3 को इसमें से 9 में से 3 को खर्चे में ले जाना है और 6 को कैपिटलाइज कर देना है। 3 मंथ और 6 मंथ। चले माय डियर, इसकी ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं जरा पहले। 3 मंथ और 6 मंथ, फरवरी मार्च अप्रैल बुरी वाली डेवलपमेंट, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अच्छी वाली डेवलपमेंट। इसकी पहले ओरिजिनल एंट्रीज कर दें। वर्किंग नंबर 4। मुश्किल तो नहीं लग रही चीजें, कोई मुश्किल लग रही बताइएगा, आसान से चीज। अच्छा, कैश क्रेडिट 180, एक्सपेंस और इन टेंजिबल, पहले इंटेंजिबल डलवा दें। 180 इंटू 6/9, बैलेंसिंग बस अब 3/9 ना करें, आप बड़े हो गए हैं। 60, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, बल्कि छोड़ने पड़े अमोर्टाइजेशन डेबिट इन क्रेडिट। मैंने कौन सा बैलेंस शीट बनानी है और उसके फेस पे अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन शो करना है, इंटेंजिबली क्रेडिट कर दें। खैर है जी, डिवाइड बाय 5 देख लिया आप लोगों ने ना, 5 इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं नवंबर दिसंबर, all cost incurred over the period of 9 months. All costs are even incurred over the period of 9 months. अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि यहां उसने गलती ना लिख के बताई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा फिक्रा पढ़ें, कहीं उसने गलती लिख के नहीं बताई हुई कि गलती क्या हुई है, लेकिन एक तरह का उसने बताई हुई है गलती। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, यानी 180 को उसने पता नहीं एक्सपेंस, अभी तो उसने P&L बनाया ही नहीं, एक्सपेंस में डाला होता ना तो मेरे ख्याल से फिर वो इस तरह लिखता कि 180 को कहता है 180 इज इंक्लूडेड इन एडमिन एंड 180 इज दिस, फिर मैं एडमिन से निकाल देता। तो मेरे ख्याल से उसने जिस नाम से शो किया हुआ है उसी नाम से शो कर देते हैं। उसने क्या एंट्री की हुई है पहले ये बता दें। एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट, कई दफा एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट आपको वो खुद बताएगा, हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। कई दफा एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट आपको ट्रायल के फेस से देखनी पड़ेगी। ट्रायल का फेस देख के बताएं उसने वैसे क्या किया हुआ है। R&D डेबिट कैश क्रेडिट, कैश तो क्रेडिट किया होगा, कैश तो हमें नजर नहीं आ रहा इधर, वो तो कैश आना जाना बहुत ज्यादा होगा, कैश नहीं शो किया हुआ इसने हमें। R&D डेबिट कैश क्रेडिट, तो उसने जो कुछ किया हुआ है वो इस तरह किया हुआ है। R&D डेबिट, अब ये अकाउंट तो हम बनाया ही नहीं करते थे R&D नाम का, तो इसको अब किताबों से स्ट्रेट अवे निकाल देते हैं। तो R&D डेबिट करना चाहिए था या नहीं? नहीं, इसकी जगह
खर्चे रिकॉर्ड करने चाहिए थे और इसकी जगह इन ये अल्हम्दुलिल्लाह रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी। अमोर्टाइजेशन तो उसने चार्ज की नहीं रॉन्ग एंट्री में, तो हम रेक्टिफाइंग में कर देते हैं। अमोर्टाइजेशन डेबिट इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट, वो तो कैलकुलेट हुई है, बस उठानी है। ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो गई। इसको ना नेचर जरूर बतानी चाहिए, ये प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल हो रही है। अगर वो कह दे ये प्रोडक्ट फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है तो इसकी अमोर्टाइजेशन को हम कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे, इसको नेचर जरूर बतानी चाहिए। बट इन द एब्सेंस ऑफ नेचर आई एम टेकिंग इट टू एडमिन एंड आई एम टेकिंग इट टू एडमिन, अमोर्टाइजेशन को भी मैं एडमिन में लेके जा रहा हूँ। ओके, मेरे साथ आप लोगों ने पूरी डबल एंट्री देखने में कैसे पोस्ट करनी है, फिर बाद में पोस्ट कीजिएगा। एक्सपेंस डेबिट एडमिन में 60, एक तो ट्रायल में आ रहा है ना एडमिन, वो मुझे नहीं पता कितना है, करें जी। एक्सपेंस डेबिट 60। यार ये तो आप लोगों ने भी फिर वर्किंग्स लिखना छोड़ देनी है, ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा। इधर से अगर आदत पड़ी तो फिर आगे तक जानी है। नहीं 3 नहीं है, 3 है नहीं है 3, मैं मान ही नहीं सकता 3 है ये। अच्छा, और 16 भी किसी वर्किंग से आया हुआ है। अच्छा, तो 60 डेबिट एडमिन में, इनटेंजिबल डेबिट 120। जरा देखिएगा, ये बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट उसने मांगी नहीं। मैं आपको तंग करने के लिए आज ये भी काम किया था थोड़ी देर पहले, आपको तंग करने के लिए एक और काम कर रहा हूं, आपको तंग करने के लिए इनटेंजिबल में बैलेंस शीट में डालने लगा हूं। कितना? 120। मैं इंशाल्लाह आपको किताब पे ही नोट करने दूंगा, सबर। इनटेंजिबल डेबिट 120। उसके बाद R&D क्रेडिट, तो प्लीज थ्रो अवे दिस बैड अकाउंट फ्रॉम बुक्स ऑन द फेस ऑफ ट्रायल। ट्रायल के फेस से ही, फेस पे आया था, फेस पे चपेट मार के, फेस पे मक्खी आई, वहीं से उसको मार के भगा दिया। तो ये ट्रायल के फेस पे अजीब सी लाइन आ रही थी, इसको यहीं से फारक कर दे। इसको मैं तो इसको इस काबिल भी नहीं समझता कि आप कुछ बच्चे ऐसा करेंगे। मेरे ख्याल से आईकैप इस पे ब्लंडर नहीं मारेगा, जिस तरह हम कंसोलिडेशन में कर रहे हैं। लोन रिसीवेबल को पहले लाते हैं बैलेंस शीट के फेस पे, फिर माइनस करके कहते हैं आपस का है तो कैंसिल कर दो। तो कुछ लोग हो सकता है पेपर में R&D को यहां लाएं और ला के फिर बाहर निकालें, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन किसी भी तरह ये P&L के फॉर्मेट में नहीं है, तो बेहतर है इस फॉर्मेट की खूबसूरती को जो है खराब ना करें। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में पोस्ट करूं, दोबारा देख लें किसी का रिदम अगर टूट गया तो। 60 मैंने P&L में फेंक दिए, 120 मैंने बैलेंस शीट में ले आया हूं और ट्रायल ही है वो। और R&D में मैंने 180 क्रेडिट कर दिया। ये अकाउंट मुझे पसंद नहीं था, ये मैंने किताबों से निकाल दिया। असल में हुआ ही है ना यार, 120 उधर चला गया, देखे ना 100, ये देखें 180 में से 60 इधर डाल दिए और 120 इधर डाल दिए, ये रेक्टिफिकेशन हुई है। ये 180 नजर नहीं आना चाहिए था। तो ओके, नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। तो अमोर्टाइजेशन डेबिट करें 4 से, अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड बैलेंस शीट में आके इंटेंजिबल क्रेडिट -4 इज 116। हो सकता है पार्ट बी करते हुए आप मुझे कहें सर ये कैरिंग अमाउंट उठा लें। बैलेंस शीट तो नहीं मांगी हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट की फिगर्स कहीं रिक्वायरमेंट बी में यूज ना करनी पड़े। रिक्वायरमेंट बी पता है ना क्या है? टैक्सेशन है, वहां शायद ये हेल्प कर जाए। तो इट इज हाउ वी हैव पोस्टेड द जर्नल एंट्री। वॉच इट फॉर द लास्ट टाइम। एडमिन डेबिट 60, इंटेंजिबल डेबिट 120, R&D क्रेडिट 180, amortization debit 4,
एंड इनटेंजिबल क्रेडिट 4। ये देख लें अगर किसी ने नोट नहीं किया। 120 माइनस 4 116 माइनस 180। अब जब मैं ट्रायल से फिगर्स उठा रहा हूँ तो यहां से 0 उठाऊंगा। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एमएल हैड बीवी ऑफ 900 ऑन पिछले साल का आखिरी दिन। ऑफिस बिल्डिंग के डेप्शन को एडमिन में लेके जाएंगे। ऑफिस अब आ गया लफ्ज, अब आपके पास चारा नहीं कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएं, और अगर इधर फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा होता तो इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाते। तो ऑफिस का लफ्ज इज रियली इंपॉर्टेंट हेयर। सेल्स ऑफिस नहीं लिखा हुआ तो फिर एडमिन ऑफिस ही होगा। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एमएल हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2018 with remaining life of 12 years. During हमारा साल, we decided to opt revaluation for its building. Consequently, fair value at start of 19 was determined at 1200 million. Such revaluation has not been accounted for. Accountant ने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया उसने। Accountant ने ये revaluation नहीं की। पहला उसने ये ब्लंडर मारा। दूसरा, डेप्रिसिएशन उसने कॉस्ट मॉडल वाली रिकॉर्ड कर दी हुई है। चलें उसको हम रिवर्स कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन उसने कॉस्ट मॉडल वाली रिकॉर्ड कर दी हुई है और रिवैल्यूएशन सिरे से रिकॉर्ड, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर रिवैल्यूएशन नहीं रिकॉर्ड की तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल वाली रिकॉर्ड की होगी उसने। तो पहले जरा ओरिजिनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 5 जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L, टैक्स, नेट सरप्लस। चले माय डियर, टैक्स रेट माजरत मैंने मिटा दिया हुआ था। टैक्स रेट भी जरा देख लें नीचे कितना है, 32%। साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है, साल के एंड पे? चलो फिर तो आसान है। यकम जनवरी 9। ओपनिंग बीवी जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो जरा लिखवाएं। ये ओपनिंग बीवी आ गई। और यकम जनवरी 19/9 को रीवैल्यूड अमाउंट 1200, यकम जनवरी 19 जी, रेवोल्यूशनरी सरप्लस छोड़ें, अभी पुराने तरीके पे चलें, बाद में इसको 70-30 या जो भी करना वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये स्काई ब्लू पट्टी हो गई। अब ग्रीन पट्टी डेप्रिसिएशन की। रिमेनिंग लाइफ अब निकालें या दी हुई है? दी हुई है। हम कहते थे रेफिशिएंट के सामने डेट लिखे बगैर रिमेनिंग लाइफ निकालें, सवाल वाले नहीं दी हुई। आज 1200 डिवाइड बाय 12, किस कॉलम को ब्रेक करना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को 2 में ब्रेक करना है, कर दें। 300 का टैक्स रेट लगाएं, 96 नेट सरप्लस। 25 को तोड़ें, 17 ओके टीन। वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है,
ओके, ओरिजिनल अकाउंटेंट वाली एंट्री बताएं। माय डियर, अकाउंटेंट वाली एंट्री कोई बता दे। अकाउंटेंट वाली एंट्री की फिगर अगर आप लोगों ने बता दी। उसने बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया होगा या उसने बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया होगा या कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे। एक बार याद रखिएगा, चाहे आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें, जवाब सेम आता है। इसको आज हम साबित करने लगे हैं आपको। 90 वाले एसेट की लाइफ थी 3 साल। मैं आपको ऐसा करता हूं, पहले साल के एंड पे बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके दिखाता हूं। जवाब अल्हम्दुलिल्लाह वही आएगा। व्हाट इज बुक वैल्यू? 60। व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? जवाब 30। इसी को देख के किसी बुजुर्गों ने कहा था, आ जाके खोती बोर्ड थले, वो 30 जवाब आने। तो चाहे कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड कर दें या चाहे बीवी को पकड़ के रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द सेम डेप्रिसिएशन। तो उसने कॉस्ट को टोटल लाइफ से डिवाइड किया होगा या बीवी को रिमेनिंग लाइफ से? बीवी को रिमेनिंग लाइफ से। बीवी की रिमेनिंग लाइफ तो हमें क्या, अच्छा 900 डिवाइडेड बाय 12। हाँ जी 75। वैसे सही डेप्रिसिएशन कितनी है? 100। बिल्कुल, कुछ लोगों ने 100 बोला, कुछ ने 100। कौन सही था? दोनों सही थे। ओके, नो इट इज नॉट, क्या कहते हैं, इसमें मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करूंगा कि आप लोग ओरिजिनल एंट्रीज करें और रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें। बहुत टाइम लग जाएगा ओरिजिनल और रेक्टिफाइंग करने के अंदर। तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट चलने की कोशिश करते हैं आज। तो रिवैल्यूएशन की होती हैं 4 एंट्रीज। 4 एंट्रीज की जगह इसने एक एंट्री की है और उसमें जिन एंट्रीज का टकराव होना है वो डेप्रिसिएशन वाली है सिर्फ, बाकी एंट्रीज का टकराव नहीं होना, बाकी एंट्रीज का टकराव नहीं होना। इसलिए मैं रिवैल्यूएशन की 4 एंट्रीज बोल के पोस्ट करने लगा हूं, जरा मुझे देखते रहिएगा। रिवैल्यूएशन की 4 एंट्रीज करके मैं पोस्ट करने लगा हूं। स्काई ब्लू पट्टी की 2 एंट्रीज होंगी और ग्रीन पट्टी की 2 एंट्रीज तब होंगी जब डेप्शन में ज्यादा डेप्शन पड़ी हुई। तो स्काई ब्लू पट्टी की भी 2 एंट्रीज होंगी और ग्रीन पट्टी की भी। वो 4 एंट्रीज में अब आपके सामने बोलने लगा हूं। पहली एंट्री, अब मैं बोलने लगा हूं, लिखनी नहीं है, पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करके एसेट क्रेडिट मैं कैसे करूं? एसेट पहले ही बुक वैल्यू पे है, तो वार्म अप की एंट्री फारग हो गई। अब एसेट डेबिट कितने से? 300। एसेट डेबिट 300। एसेट डेबिट करने की जरूरत नहीं है, वो कैरी डाउन मैंने यहां से उठा लेना है जब बैलेंस शीट बनानी शुरू करनी है। बैलेंस शीट थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, वो जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा आएगा। तो एसेट डेबिट तो वो यहां से उठा लेना है, इसकी टेंशन ना लें। एसेट डेबिट, हाँ डीटीएल, ये अकाउंट खोल जाएं। इसने फिर आपको टफ टाइम देना है। वर्किंग नंबर जो है वो 6 के अंदर, फिर आप लोगों ने उधर रोना है उस वक्त। कितना? 96। एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट। सर कौन सी वर्किंग पहले किया है? ओ भाई, जैसे जैसे सवाल में डाटा आता रहेगा वर्किंग में खोलते रहेंगे, बस खत्म बात। पहले बात तो कोई वर्किंग नहीं होती। ये कोई कंसोलिडेशन तो नहीं है। फाइनल अकाउंट में तो हर एडजस्टमेंट एक अपनी है। कंसोलिडेशन में सेट पैटर्न है कि 4 वर्किंग्स हैं, वो तरतीब से आनी है। इसमें कौन सा सेट पैटर्न है चीज़ों का? इसमें तो जो एडजस्टमेंट होगी उसकी वर्किंग खोल लेंगे। एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट एंड सरप्लस इन ओसीआई। कितना?
ये नेट क्यों लेके गया हूं मैं, ग्रॉस क्यों नहीं लेके गया, मैं 300 क्यों नहीं लेके गया, 204 क्यों लेके गया हूं, टैक्स इफेक्ट है ना, यही तो सीखा था। एसेट डेबिट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट मांगी नहीं सवाल में, एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट वो मैंने कर दिया है, और सरप्लस इन ओसीआई 204। जबानी जबानी करनी है एंट्रीज, मैं करने को दिल चाह रहा था लेकिन फिर आप लोगों को भी आदत पड़ जानी थी। 100 रुपए की एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, नहीं फिलहाल कितने से, 100 से, लेकिन इसके बिल मुकाबिल अकाउंटेंट ने कितने से कर दी हुई है, तो हम क्या करें, आप रेक्टिफाइंग एंट्री सोचें, सिर्फ डेप्रिसिएशन को बढ़ा दें कितने से, 25 से, तो मेरे ख्याल से वो बड़े हो गए हैं, शायद कोशिश करें डायरेक्ट ही यहां 25 पोस्ट कर दें। एडमिन में कितना, प्लस 25, वर्किंग 5 में फिर लिख दें, फिर वर्किंग 5 में इधर 100 माइनस 75। अब एंट्रीज तो करने की जरूरत नहीं है ना, एंट्रीज के मार्क्स तो नहीं होने, रेक्टिफाइंग की हेडिंग दे के नीचे लिख दें, फिर क्योंकि 25 फिर उसको मिलना नहीं है जाके, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से 25 निकाला उन्हें, फिर रेक्टिफाइंग में इस तरह लिख दें 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। हमने कौन सा ऊपर रेक्टिफाइंग एंट्री लफ्स लिखा हुआ है, हमने रेक्टिफिकेशन लिखा हुआ है, बस हम बस फिगर ही बता देते हैं खाली। 100 माइनस 25, 100 माइनस 75, 25 से डिविजन और बढ़ा दें, असल में उसने तो कॉस्ट मॉडल पे चार्ज की हुई थी ना। अच्छा माय डियर, इसकी एंट्री नहीं होती थी, आप जाके ज़रा रिवैल्यूएशन रिवाइज कीजिएगा, आपको याद आएगा इसकी एंट्री मैंने कहा था डेफर टैक्स के अंदर डायरेक्ट ही डीटी बैलेंसिंग जब आता है तो एंट्रीज हो जाती हैं, इसलिए इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। 17 की एंट्री किसी को याद हो, सरप्लस डेबिट, लेकिन ये उससे से रूट नहीं होता, ये डायरेक्ट जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो आज मांगी नहीं हुई, तो इसलिए इस एंट्री को मैं कहां लेके जाऊं, अब कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं सॉरी कहीं नहीं लेके जा सकते, बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में ये एंट्री जाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट में कभी बनाएंगे तो इसमें शो करेंगे। अच्छा मैंने सिर्फ एक एंट्री की है अकाउंटेंट वाली, बाकी ओरिजिनल एंट्रीज मैंने 4 की हैं, वार्म अप वाली एंट्री की नहीं, एसेट डेबिट वो बैलेंस शीट का आइटम है वो मांगी नहीं, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, तो डीटीएल में डीटीएल अकाउंट में ले गया हूँ, सरप्लस इन ओसीआई उधर ले गया हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट बी में मुझे टैक्स मांगा हुआ है। डेफिशिएंट 100 से रिकॉर्ड करनी थी, 75 से कर दी, 25 की एंट्री हमने पोस्ट कर दी, और सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट भी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इसमें इसने अकाउंटेंट की गलती बताई हुई थी, सच रिवलेशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड पहली गलती, और डेफिशिएंट ऑन कॉस्ट मॉडल हैज बीन रिकॉर्डेड ये दूसरी गलती। बस ठीक है माय डियर, सवाल मुकम्मल हो गया, रिक्वायरमेंट ए टोटल्स कर लें, ट्रायल से फिगर उठा लें, डेटर कहाँ जाने हैं, बैलेंस शीट में, इसको ना उठाएं, CWIP कहाँ जाने हैं, बैलेंस शीट में, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में, सेल कहाँ जानी है, चलें जी शुरू करें। सेल 2500, कॉस्ट ऑफ सेल जी, बस मैंने कह दिया, अब हो गया तो ठीक। हाँ बोलें, GP 1180, R&D कितनी ले जाऊं, 0, डिविडेंड रिसीवेबल तो बैलेंस शीट टाइप चीज है, एडमिन एक्सपेंसेस 302 और सेलिंग 200, 302 200, फाइनेंस कॉस्ट 48, बाहर ही ले लें,
30, 50 और 36 नहीं, अलग अलग लेके जाना है। 30, 50 और 36। चलें जी, टोटल्स कर दें। हाँ जी, मेरे ख्याल से अब करंट टैक्स की वर्किंग हो सकती है। क्यों करंट टैक्स की वर्किंग अब क्यों हो सकती है? पीबीटी निकल आया ना, अब पीबीटी सवाल में अवेलेबल नहीं था, वो पीबीटी निकल आया, अब करंट टैक्स की वर्किंग हो सकती है। चलें ऐसा करें, पहले टैक्स निकलवा दें, फिर रिक्वायरमेंट भी बाद में करते हैं। टैक्स निकलवा दें। नहीं ऐसे तो ना करें ना, टैक्स तो प्रॉपर सिटी ही करंट टैक्स की वर्किंग से निकलेगा। डीटी, हाँ वो तो सब कुछ करना पड़ेगा अब करंट टैक्स की वर्किंग में। पहले हमें करंट टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी, सीटी डीटी का टोटल करना पड़ेगा, टोटल करके यहाँ लाना पड़ेगा, तो बस आपा है पूरा, आपा है पूरा। ये तो बहुत टाइम लगेगा टैक्स एक्सपेंस निकालने में। तो इसके साथ हम लिख देते हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर बी से ये फिगर्स आ जाएंगी तो हमारा पैड भी निकल आएगा। वैसे भी साथ वाला बहुत खा रहा है आजकल, जिसको समझ नहीं आया करे ना समझाया करें चीज़ें, ऐसे बिला वजह अपनी जान लगाते रहते हैं। ओके चलें जी, डेट वॉज अ गुड पॉज। नाउ स्टार्ट रिक्वायरमेंट बी। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाने लगा था, ये जो आपके सीनियर्स ने स्यापा सुपर डाला हुआ है ना, तो इनकी बातों में आप लोगों ने नहीं आना। इतना आसान सवाल था इस दफ़ा जो आया था, ये जो हो गए फाइनल अकाउंट का सवाल, कि मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। एडवांस टू सप्लायर कितना है? 108 रिप्रेजेंट्स एन एडवांस पेड फॉर द मशीन टू बी imported. The total price of the machine is 3 million, of which 60% paid in advance on यकम अक्टूबर 2023. The machine was received on यकम मार्च, हमारे साल ही यकम मार्च 2024, and the balance was settled on अगला साल. Depreciation of machine is charged at the rate of the following exchange rates are available. No entries have been made in respect of above information after यकम अक्टूबर 23. अब बता दें कौन सी एंट्री हुई है और कौन सी नहीं हुई। इतना आसान सवाल। नो एंट्रीज हैव बीन मेड आफ्टर यकम अक्टूबर 23, बस एडवांस की एंट्री हुई है। एडवांस की एंट्री के बाद जो पीपी खरीदा उसकी एंट्री नहीं हुई, जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है उसकी एंट्री नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग भी करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, खाली ओरिजिनल करनी थी और जहन में सोचना था पहली हो गई है, बाकी मैं पोस्ट कर देता हूं। सर वो मैंने तो यहाँ सोचा था प्रियारी गिवन होगी सर, मैंने तो सोचा था यहाँ पेरेंट और सब्सिडी की बैलेंस शीट गिवन होगी। मैं तो नहीं किया फिर सवाल। वैसे डालेंगे ना, हाथ ही नहीं डालेंगे सवाल में तो सवाल कहाँ से होना है? कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। आगे काउज आ गई हैं, ओए काउज आ गई, हद हो गई है, साइड ऑफ एनीथिंग। और गलती से पॉइंट 4 में उसने लिख दिया था कि जो पैसे आए हैं एसेट बेच के वो हमने सेल अकाउंट में डाल दिए हैं। ये तो शायद इंट्रो वाले बच्चे को साथ ले जाना था, याद है? कैश डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री कर देते थे एसेट बेचने की। बाकी ये शेयर कैपिटल का नोट है और ये डिविडेंड है, ये मैं आपको बता दूंगा, ये फाइनल अकाउंट में हमने डिटेल से पढ़ना है। ये सवाल था। फाइनल अकाउंट 18 नंबर का, मैंने कंसोलिडेशन सोची हुई थी। इस तरह के कमेंट्स बाहर निकल के हो रहे थे बस। चलें कभी आप पेपर में बैठे हो ना और ये जजमेंट पढ़ रहे हो, फिर आपको पता हो क्या होती है।
हम सड़क पे मुरंडे ही बेच रहे थे, आई क्या आगे के। गोल्ड मेडल भी तो किसी का आया ही है ना, इसी टाइम के अंदर आया होगा ना। ये सवाल उसको टीचर ने पहले क्लास में कराया होगा कि ये आ जाने, शायद हद होती है। हाथ नहीं डालना चीज़ों को, सवाल नहीं करने, होमवर्क नहीं करना सही तरीके से, रोजाना का रोजाना काम नहीं करना, सारी बातें मेरे दिल पे लग रही हैं। लगता है ये देखते हैं मैं घर जाके क्या करता हूँ, हर वक्त मोबाइल में लगे रहना। सवाल की रिक्वायरमेंट है टैक्सेशन का नोट बनाएं, शुरू करें, वर्किंग शुरू कर दें। और रिक्वायरमेंट बी के लिए सिर्फ नोट बनाने के लिए 8-10 लाइनें छोड़ दें। वर्किंग नंबर 7 और वर्किंग नंबर 8, हेडिंग लिखवा दें वर्किंग 7 की माय डियर, करंट टैक्स। वर्किंग नंबर 8 की स्लैश एज ऑन 31 दिसंबर 12 वाले, बोले माय डियर पीबीटी। रिक्वायरमेंट नंबर ए से निकाला है मैंने 587। चलें जी पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं अब सवाल में। यार ये तो हमें पता है, ओनली राइट ऑफ आर अलाउड, ये तो हमें पता है। तो 54 को उल्टाते थे हम और 40 को क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो 54 को उल्टाएं और 40 को रिकॉर्ड करें जल्दी करंट टैक्स की वर्किंग में जाके। 54 को उल्टाएं और 40 को रिकॉर्ड करें। एड बैड डेट एक्सपेंस एंड लेस जी, ये इजी मार्क्स तो लेना। अच्छा देखिए माय डियर, आज आपको यही फीलिंग भी आ रही होगी कि पीबीटी तक पहुंचते हुए 54 माइनस हो चुका है। तो टैक्स वाले कहते हैं ये माइनस ना करो, इसकी जगह बेटर रिटर्न ऑफ माइनस कर लो। जी माय डियर, कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस। यार ये दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपको पसंद हो मुझे बता दें। मेरी तरफ से दोनों की इजाजत है। इधर देखें, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, ये तरीका कितने लोगों को आता है कि प्रोविजंस के टैक्स बेस नहीं होती। बहरहाल ये भी तरीका दुनिया में चलता है। और अगर आईकैप ने कभी कोई लिख के, कई दफा आईकैप ऐसा भी करता है, सोल्यूशन देता है किसी चीज का, दे सकता है। तो कई दफा ऐसे भी कर सकता है वो कि वो डेटर्स की कैरिंग अमाउंट निकाल ले 1160 ना, 1160 माइनस 54, नेट डेटर बैलेंस शीट में जाते हैं। आपको पता है 1160 नजर आ रहा है आपको? सही वाला उठाना है या सवाल से उठाऊं, ट्रायल से? सवाल में तो गलत दिए हैं ना 1200, मैंने तो सही वाले उठाने हैं। 1160 माइनस इज इक्वल टू 1106। और टैक्स बेस यार आप, मैं कह रहा हूं या इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें। अब आप होंगी तो ना हमारे जीरो, फिर डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क पड़ जाना है। दोनों तरीके से डिफरेंस तो सेम आना चाहिए। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि टैक्स वाले डेटर्स को मानते ही नहीं है। टैक्स वाले डेटर्स पर प्रोविजन को नहीं मानते। माय डियर रिलैक्स रहें, बस वो प्रोविजन को इस तरह कर देना 1160 माइनस 0, वो प्रोविजन को नहीं मानते, वो डेटर्स को तो मानते हैं। तो इस तरीके से भी चलें तो जवाब, इस तरीके से भी चलें तो जवाब 54। और इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो बड़ी बड़ी मैंने एक चीज लिखी है। और तो ये तो आप किताब पे कहीं या वर्किंग 1-2 के साथ कहीं छोटा सा करके लिखना है तो लिख लें,
लेकिन मैं पुराने तरीके पे भी चलने लगा हूँ, 54 और 0 वहां लिखने लगा हूँ। लेकिन इस तरह का भी पेपर में खुदा ना खास्ता आ गया तो तैयार रहिएगा। 58 नहीं आएगा माय डियर, कैरी डाउन 58 है यार। रियली यू आर ग्रेट। आप जैसे अच्छे बच्चों की वजह से दुनिया चल रही है, बाकी जो है वो जाएं। 58 माइनस करें कितना आ रहा है? 11। कितने लोग अभी तक इसी बात की वजह से कंफ्यूज हो रहे थे 54 की वजह से? वेल डन। ये कंफ्यूज होते रहना था इन्होंने, अगर ये ना बोलता तो। ये करीब था ना, मेरी दूर वाले में नजर नहीं पड़ी, सॉरी। भाई उसको कहो लोकेशन छोड़े, इस नंबर पे ना कॉल कर ले जो मैं आपको दे रहा हूँ, या आप भी कर लो उस पर, ठीक है? प्रोविजन 58 है ना? हाँ तो वो तो कर लो 58। जी बोले। दूसरा तरीका जरा आज नया वाला बताएं, क्या तरीका है? अकाउंटिंग वालों की नजर में डेटर कितने हैं? 1160 माइनस, बैलेंस शीट में तो यही जाते थे ना इंट्रो की क्लास में। और टैक्स वालों की नजर में डेटर कितने हैं? 1160, क्योंकि टैक्स वाले प्रोविजन माइनस करने देते। दोनों तरीकों से जवाब सही आता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बल्कि एक टेस्ट आया था पिछले दिनों, टर्म टेस्ट में, कुछ लोगों ने दोनों तरीकों से करके देखा था। ओके, मैं फिलहाल दूसरे तरीके से ही चल रहा हूं जो हमने बचपन में सीखा हुआ है। नया तरीका ना करें, नए तरीके से करते हैं। बच्चों वाला तरीका तो चलता ही रहता है। डेटर आ कितने रहे हैं? 1160 माइनस 58, 11 और टैक्स वाले नए तरीके से चलते हैं। डिफरेंस तो वही आएगा। डिफरेंस अगर डिफरेंट आ गया तो फिर तो हम जा रहे हैं। 50 डिडक्टेबल है ना? क्यों डिडक्टेबल? इन फ्यूचर इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट is less than tax base of asset, then it is called as deductible temporary difference। पता नहीं रूल नंबर कौन सा था, रूल नंबर 3। चलें, भाई जाना है, आजो चलते हैं। जगह दो यार हम दोनों को, निकलो। चलो चलो इधर आ जाओ। चलो चलो, इसने भी जाना है? अच्छा बोतल भरने जा रहा है यार, ये भी ले आना भर के। ये नहीं हम दफ्तर की तरफ से भरवा देते हैं, आप जाओ अपना काम। अच्छा जी भाई एसी बंद। अच्छा भाई वो बोतल भरने गया अभी। अच्छा ठहरो, कैलकुलेटर पकड़े साथ वाले का, कैलकुलेटर पकड़े साथ वाले का। 84 माइनस 16 करें। सही है, सही है। ये लाइन पढ़े जरा जो काले में लिखी हुई है। बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड, खर्चे में डालने, व्हेन, लेकिन नेट बोरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली, ये मैंने आपको बताया था, नेट बोरिंग कॉस्ट यानी कि खर्चा भी आ रहा है और खुशी भी आ रही है, तो उन्होंने नेट करके। व्हाट इज खर्चा? 84। व्हाट इज खर्चा? व्हाट इज इनकम? खर्चा और इनकम नेट करें। 68 इज क्या? खर्चा। अकाउंटिंग वाले ये कहां डालेंगे? कैपिटलाइज। और टैक्स वाले कहेंगे नहीं, इस 68 को खर्चे में डाल दो। ये बात कितने लोगों को याद आ रही है?
तो इधर मैं क्यों कर रहा हूं, मैं उधर जाके करूं। टैक्स वाले तो इसको अलाउ कर रहे हैं ना, अलाउ का क्या मतलब होता है, माइनस कर लो, लेकिन अकाउंटिंग वाले क्या कहेंगे, कैपिटलाइज करो। छोटा सा लिख लें इधर, कैरिंग अमाउंट 68, टैक्स बेस 0। आगे आ जाना, नजर नहीं आ रहा तो जी। CWIP 68 0, और इधर 68 लेस इंटरेस्ट अलाउड एज पर टैक्स रूल्स। टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज अलाउड, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, तो लफ्ज तो उन्होंने लिखा हुआ, लिखना चाहिए था, एज डिडक्शन नहीं लिखा हुआ। इट इज अलाउड व्हेन इनकर्ड, जब हुआ खर्चा तभी रिकॉर्ड कर लो। अलाउड मींस माइनस कर लो। अलाउड का मतलब कोई भी ये नहीं होगा बैलेंस शीट में ले जाओ, अलाउड का मतलब होगा खर्चे में डाल दो। तो कितने लोगों को याद है कि ये 68 के सामने हम 68 लिखते थे, फिर 68 को ऐसे उंगली से उठा के यहां लाके माइनस कर देते थे। तो टैक्स वाले कह रहे हैं इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। और लेकिन अकाउंटिंग वाले हमें पता है कहां डालते हैं, और ये टेम्परेरी सा डिफरेंस है, ये डेप्रिशिएट कर देंगे, इन्होंने फौरन खर्चे में डाल दिए। एनी क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि ऑनलाइन वालों और फिजिकल वालों ने क्लास के बाद आके क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के जवाब में मुझे 5 मिनट लग जाने हुए। एनी क्वेश्चन प्लीज, एसी को यार बंद कर दो। एनी क्वेश्चन, अच्छा अब आपने मुझे 4 से 5 मिनट देने हैं। एक क्वेश्चन आता होता है कुछ लोगों का, उसका जवाब सुनने हैं। मैं हमारे सवाल में से ये तीनों फिगर्स पकड़ना चाह रहा हूं, मोबाइल छोड़ें, मैं हमारे सवाल में से ये तीनों फिगर्स पकड़ना चाह रहा हूं। कोई बता सकते हैं मुझे, बोल देना यार। 84 और 16, 9 10 इज अ ब्लंडर, 9 10 इज अ ब्लंडर। नहीं ये तो रेक्टिफिकेशन की है इसमें 16 की, वो छोड़ें। 9 10 इंक्लूड 84, 9 10 इंक्लूड 84। ये जो 9 10 है ना, सवाल में जो दिया हुआ है 9 10, ये 105 टाइप है। मुझे तो ऐसे लग रहा है, नहीं आप लोगों को कुछ और लग रहा है तो वो आपको मसला है। 9 10 जो सवाल में दिया हुआ है ना, वो हमारा वाला जो 9 10 दिया हुआ है वो 105 टाइप है। क्यों? वो 105 टाइप है ना, मैं क्या करूं अब, 105 टाइप ही मुझे तो लग रहा है। द CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट, यानी जो उसने दिया हुआ उसमें इंटरेस्ट डला हुआ है, और एक और चीज माइनस नहीं हुई, वो उसने अलग से बता दिया कि ये अदर इनकम में मैं ले गया हूं, ये माइनस नहीं हुआ हुआ। आगे उसने फुल स्टॉप के आगे ये भी बताया कि ये मैंने इधर नहीं किया, ये मैं अदर इनकम में ले गया हूं। तो पता नहीं अब आप लोगों को शायद समझ आई हो ना समझ आई हो, मैंने किसी तरह कोशिश की है ये समझाने की कि 9 10 में क्या पड़ा है, 84 पड़ा है। तो 9 10 में से अगर 84 माइनस करें 826, पता नहीं अब समझ आई है या नहीं आई, 826। अब अगर ये 826 का आप मेरे से एग्री करते हैं, तो अगर कोई बच्चा पेपर में CWIP को ये ले ले तो मुझे कोई एतराज नहीं। करें जरा कैलकुलेटर पे, 826 पेपर में अगर आप CWIP को ले लें 826 प्लस 60, यार इससे नेट ही खेला करें हमेशा, इसको लगना किया करें, प्लस 68 894, और इधर तो अल्लाह का शुक्र है उसको भी एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। तो ये एक मैंने आपको ऑल्टरनेट शो करने की कोशिश की है, अगर किसी का दिल चाहे। ये मैंने एक
ऑल्टरनेट शो करने की कोशिश की है। 826 कहां से निकला ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये अब आपने घर जाके खुद ही सोचना 826 कहां से निकला। किसी को याद है कहां से निकला? 910 में 84 पड़ा हुआ था, तो उसके बगैर इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो मेरी 826 है सिर्फ, बाकी तो मैंने इंटरेस्ट पे किया बैंक को, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो मेरी सिर्फ 826 है। और इन दोनों का डिफरेंस भी अल्लाह का शुक्र है, देख लें क्या आ रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस 68 ही आना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ट्रायल से जरा हमें CWIP उठा के दिखाएं। आप लोग इधर उधर से क्यों CWIP उठा रहे हैं? ट्रायल से उठाएं CWIP। लेकिन मेरा मशवरा होता है ट्रायल से CWIP ना उठाएं। वो जो आदत बचपन में डली हुई है ना, इंटरेस्ट खर्चा माइनस इंटरेस्ट इनकम, उसी आदत पे बरकरार रहें, वो ज्यादा आसान है। कैच करो, पानी डाल दो। कितने लोगों को 826 समझ आया? फिर मैं चलता हूं आगे। Extend your right arm and I am also extended my right arm. अच्छा जी, यार टैक्स वाले क्या कह रहे हैं इसको छोड़ें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि बैलेंस शीट में अकाउंटिंग वाले क्या लेके गए हैं पॉइंट 3 में, और P&L में अकाउंटिंग वाले क्या लेके गए हैं पॉइंट 3 में। अच्छा ये ना एक पंगा होता है, इधर आके ना बच्चे देखते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री को। मैं कहता हूं नहीं भाईजान, रेक्टिफाइंग एंट्री सिर्फ इसलिए थी कि फाइनल अकाउंट का सवाल सॉल्व हो रहा था। IAS 12 का सवाल करते हुए रेक्टिफाइंग एंट्रीज के चक्कर में नहीं पड़ना। IAS 12 का सवाल सॉल्व करते हुए मैं आपको इधर इधर ले जाता तो आप लोगों के धुएं निकल जाने थे। रेक्टिफाइंग एंट्रीज के चक्कर में नहीं पड़ना। IAS 12 का सवाल करते हुए बस आप ये देखें, अल्लाह का शुक्र है रेक्टिफाई होके किताबें ओरिजिनल तक पहुंच गई हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज का मकसद ही क्या होता है? रॉन्ग में ओरिजिनल डालो ताकि रॉन्ग में रेक्टिफाइंग डालो ताकि ओरिजिनल तक पहुंच जाए। तो ऑलरेडी हमारी किताबें ओरिजिनल पे पहुंची नहीं है। तो कुछ लोग P&L के फेस से पकड़ के फिगरें उल्टाते हैं ना, ओरिजिनल एंट्री से देख के फिगरें उल्टाएं। मेरे दिल में ये आ रहा है कि बैलेंस शीट में मैं शो कर देता हूं 116 और P&L में मैं उल्टा देता हूं 64। फिर टैक्स वालों से पूछ लूंगा आप क्या चाहते हो, करंट टैक्स में उल्टा देता हूं 64। फील कर लें दोबारा, बैलेंस शीट में क्या ले जाऊं 116 और करंट टैक्स में क्या उल्टा दूं जिसको अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला है। फिर टैक्स वालों से पूछते हैं आप क्या चाहते हो SR&D के बारे में। हो सकता है वो भी थोड़ा सा खर्चे में डालें, थोड़ा सा एसर बनाएं। अगर उन्होंने अच्छी बुरी डेवलपमेंट को माना ही ना तो हो सकता है पूरे 180 को खर्चे में डाल दें, या हो सकता है पूरे 180 को इंटेंजिबल बना दें। वो उनकी मर्जी, आप क्या करते हैं। वो उन्होंने 180 के साथ क्या कर रहे हैं मुझे इससे कंसर्न नहीं है। मैं कितना लेके जा चुका हूं खर्चों में 64। मैं बैलेंस शीट में कितना लेके जा चुका हूं 116। तो 64 को उल्टाएं माय डियर। तो उल्टाना किसको है, ओरिजिनल एंट्रीज को देख के या रेक्टिफाइंग को देख के? ओरिजिनल, क्योंकि जब आपने रॉन्ग में रेक्टिफाइंग कर दी तो किताबें ओरिजिनल हो गई। अब एड बैक रिसर्च एक्सपेंस या बुरा एक्सपेंस या जो मर्जी नाम इसका रख दें, वर्किंग नंबर 3 कितना, यहां भी वर्किंग नंबर दे दीजिएगा घर में 60, और अमोर्टाइजेशन वर्किंग नंबर 4। IAS 12 की नई से नई एडजस्टमेंट पेपर में आ जाए ना तो जो अकाउंटिंग वालों ने किया है उसे उल्टा दीजिएगा ताकि इजी मार्क्स तो मिल जाए। हमने पार्ट बी में काम किए थे कि जो अकाउंटिंग वालों ने किया उसे उल्टा दें। बैलेंस शीट में जाके शो करें इंटेंजिबल एसेट 116 120 -4 वर्किंग नंबर 3। ओके, अब देखते हैं टैक्स वाले क्या चाहते हैं। कल वाले पार्ट बी की तरह रेड मार्कर तो मैं यूज नहीं करूंगा, चलें ज्यूम कर लें अब रेड मार्कर ये मेरे हाथ में। टैक्स वाले क्या चाहते हैं भाई, टैक्स वाले क्या चाहते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज ना देखिएगा, वो बस लाइन पढ़ लें उन्होंने क्या लिखी हुई है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अलाउड एज रिडक्शन ओवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। पूरी की पूरी 10 सालों में। हमने कहा रिसर्च भी आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं मेरी मर्जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ढूंढता हूं, मुझे तो नहीं मिली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 180। कहते हैं इसको कितने सालों में फारग कर दो? 10 सालों में। इधर इसलिए पहले निकाल लें कि इधर फिर वो कैलकुलेशन एक फिगर यूज हो जाएगी, इधर इसलिए पहले निकाल लें। लेस टैक्स अमोर्टाइजेशन। अब ये एतराज ना करें कि टैक्स वालों ने रिसर्च को क्यों एसेट बनाया, मुझे क्या, ना फिर नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन नहीं करना जब तक कि वो कहे ना। नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन करने का जहन में आ सकता है, जब तक वो कहे ना नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन ना करें, बस टैक्स वालों की नजर में ऐसे ही आने दें। जी 18 180 माइनस जी आप रेडी टू यूज से करना चाह रहे हैं अमोर्टाइज? जी माजरत, ये स्माइल इसलिए मेरी तरफ से या लोगों की तरफ से होगी, एकदम आवाज़ अचानक आई थी तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, माजरत। ओके इसी ऑफ कर दो भाई इधर। अच्छा जी भाई, कुछ ना लिखा हो ना तो टैक्स वालों की नज़र में आप डाल दिया करें फुल ईयर अमोर्टाइजेशन, कोई मसला नहीं। आगे चलें। Taxation for the year exceeded the accounting depreciation. Tax depreciation for the year exceeded the accounting depreciation by 200 million. क्या करें, इसको लेस करना है, ऐड करना है? ये एडजस्टमेंट मैंने पता है क्यों काटी थी, क्योंकि ये करंट टैक्स के लिए थी ना। मैं कहीं अकाउंटिंग P&L बनाते हुए मैं टैक्स ऑप्शन गलती से ना डाल जाता, इसलिए एडजस्टमेंट मैंने काटी थी। एडजस्टमेंट्स वो काटी थी कि IAS 12 के इम्पैक्ट हैं, तो ये एज पर टैक्स रूल्स ही है ना टैक्स डेप्रिसिएशन। तो टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन से, तो लेस कर दें फिर। टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन ज्यादा है अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन से, लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। बोलें जी 200। और डेफर टैक्स में लेके जाएं पी, नहीं पीपी तो जाएगा ना, पीपी तो ओन्ड होगा ना। जी एक लाइन मैंने उधर काटी है, वो मैं बाद में बता देता हूँ। वो जो हर सवाल में एक दो पंगा उसने लेना होता है वो वाला है, अभी सिंपल चीजें समझा करें। हाँ जी पीपी, जाहिर बात है अकाउंटिंग वाले कुछ और डेप्सिट करे होंगे, टैक्स वाले डेप्सिट, इसलिए तो डेप्सिट में दोनों 200 रुपए का फर्क आ गया होगा। तो पीपी कैरिंग अमाउंट तो नहीं दी हुई हमें, नहीं माय डियर, वो तो ऑफिस बिल्डिंग की है। बिजनेस में ऑफिस बिल्डिंग होती है, करोड़ों बिजनेस में तो प्लांट भी होते हैं, मशीनरी भी होती है, फर्नीचर भी होते हैं, कंप्यूटर भी होते हैं। ये तो सिर्फ पीपी, अगर मेरे पास 50 पड़े उनमें से एक पीपी था, ये तो एक पीपी है। मैं पूछ रहा हूँ सारे पीपी नहीं पड़े हुए। अच्छा कैरिंग अमाउंट तो चले नहीं है, लेकिन लकीली देखें टैक्स बेस भी नहीं है, टैक्स बेस भी नहीं है। अच्छा एज्यूम नहीं कर सकते ना, एज्यूम तब करते, एज्यूम मैं कर लेता। एक बार याद रखें, अगर इस साल अकाउंटिंग वालों की, अब पूरी बात सुननी है, तकरीबन इस पे 3-4 मिनट लगने हैं। अगर इस साल अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों के डेप्सिएशन में फर्क है तो इट मींस कि कई सालों से ये फर्क हर साल ही आता होगा, ठीक है। अगर बिजनेस इस साल शुरू हुआ होता ना, कोई ऐसी लाइन सवाल में लिखी होती कि बिजनेस इस साल शुरू हुआ है, फिर मैं खींच तान के अजम्पशंस ले लेता
कि कॉस्ट को 100 रुपया नहीं, चलो 1000 रुपया एज्यूम कर लो, दोनों की नजर में कॉस्ट को 1000 एज्यूम कर लो, और कॉस्ट को 1000 एज्यूम करके आप ऐसा करो कि अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन 0 लिख दो और टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन 200 लिख दो और कैरी डाउन निकालो, और ये कैरी डाउन अल्हम्दुलिल्लाह ले जाओ डीटीएल में। ठीक है, ये मैं आप लोगों की बात मान लेता अगर ये मेरे बिजनेस का होता पहला साल। मेरे बिजनेस का पहला साल नहीं है, इसलिए ओपनिंग बीवीज में एज्यूम नहीं कर सकता, ओपनिंग बीवीज में एज्यूम नहीं कर सकता। हां, एक सवाल था IAS 12 में जहां लिखा हुआ था ओपनिंग WDV ऑफ अकाउंटिंग एक्सीड द टैक्स WDV बाय इतने, वो बड़ा कमाल सवाल था, उसमें अल्लाह का शुक्र है मेरा गुजारा चल गया था। ना सवाल कॉस्ट दे रहे पीपी ओन्ड की, ना अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रहे, ना ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस दे रहे, सवाल कुछ भी नहीं दे रहा हमें, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कैरी डाउन जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। अजम्पशंस तब ली जाती हैं जब कुछ ना कुछ चलने का रास्ता दे, कुछ चलने का रास्ता ही नहीं दे रहा। तो वॉल्यूम 1 में हमने लिखा था फाइनल अकाउंट पास पेपर क्वेश्चन 11 वॉल्यूम 2, ये वाला सवाल लिखा था हमने पेज 308 पे। इंपॉर्टेंट नोट, दिस अप्रोच इज यूज्ड इन पेपर इफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस्ड डेटा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। सो कैरिंग अमाउंट डेटा गिवन होता भी, टैक्स बेस्ड डेटा भी मिसिंग है ना, तो हम ये सवाल नहीं कर सकते। अब मजबूरन हमने जो नई अप्रोच सीखी थी ना, 4 कॉलम बनाते थे, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाला नहीं, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, टैक्स वालों का प्रॉफिट, डिफरेंस और टैक्स। और मैंने ये अप्रोच सिखाते हुए कहा था कि आपको जिस दिन मैंने ये अप्रोच करानी है तो उस दिन आप लोगों को फिर भूल जाना है कि ये अप्रोच क्या थी, क्योंकि ये अप्रोच सिर्फ एक ही क्लास के अंदर हमने की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 30-40% बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं पास पेपर क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन नहीं भी दिखाऊंगा ना, तो उनको ये अप्रोच याद आ गई होगी, उनको ये अप्रोच याद आ गई होगी। मैंने कहा था DT निकालने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है, पास पेपर क्वेश्चन 2 का जब सोल्यूशन खोलूंगा शायद फिर उनको याद आ जाए। पास पेपर क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन में ये पास पेपर क्वेश्चन 6 तो आपने खुद किया था, पास पेपर क्वेश्चन 2 उस दिन बड़े लगे हुए थे, ये करें वो, ये आ गया या वे जो आज जो है वो ये देखें एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट और डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स, और ये फिगर 1.58 हमारी यहाँ से रिकनसाइल हो गई थी, ये 1.58। कितनों को थोड़ा याद आ रहा है? ठीक है, अगर याद नहीं भी आ रहा तो फॉर्मेट की तरफ चले जाते हैं और फॉर्मेट से देख लेते हैं। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 308, बैलेंस शीट अप्रोच कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कंपेयर करें, न्यू अप्रोच इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर करें। आगे इसको रहने दें, वो हम देख लेंगे होमवर्क में कितने सवाल मिले, कितने किए, वहाँ से पता चल जाएगा खर्चा या खर्चा उलट रहा है। ये तो आसान चीज़ है, इसको डबल एंट्रीज को रहने दें। अकाउंटिंग प्रॉफिट हम पकड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड करेंगे, एग्जाम्प्ट इनकम माइनस करेंगे और डिफरेंट रेट वाली माइनस करेंगे। इन तीनों की लॉजिक, एंड पे हमने ना रेट लगाना है 35% असल में, तो डिडक्शंस नॉट अलाउड को इसलिए माइनस ऐड बैक कर देंगे कि इन पे रेट नहीं लगता, एग्जाम्प्ट इनकम को इसलिए माइनस कर देंगे कि इन पे रेट नहीं लगता, टैक्स सेपरेट रेट वालों को इसलिए माइनस कर देंगे कि इन पे रेट अलग लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें हम माइनस करेंगे, ये तीनों चीज़ें माइनस करके हमारा क्या निकल आएगा? एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। और फिर क्या उठाएंगे? लेकिन ये फिगर अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी करंट टैक्स की वर्किंग से निकलनी है, इसके लिए अब हमें डेफर टैक्स की वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। सो इस एडजस्टमेंट पे जाके हमें पता चला देयर इज अ डेड लॉक। सो प्लीज इसको काट दें, इट इज अ डेड लॉक,
ना अब हम ये अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि पीपी ओन्ड का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो बाकी डाटा अवेलेबल था, लेकिन वर्किंग 8 अब मैं रिवाइज्ड आपके सामने करने लगा। डीटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019, ये मुझे डीटीई देगा, ये मुझे डीटीएल नहीं देगा। करंट टैक्स को ना काटिएगा, ज्यादा जज्बात में नहीं आ जाए। लेकिन ये वर्किंग हम तब करेंगे जब ये करंट टैक्स की वर्किंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम ये वर्किंग करेंगे। जब कभी मैं जिंदगी में चलना शुरू करूं, आगे रुकवा देते हैं। एक ही दफा तो सही चलना शुरू किया था। ओके सर, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा? ये करके काटेंगे? मेरा नहीं ख्याल, जब आप रीडिंग टाइम में पढ़ रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये टैक्स कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पीपी ओन्ड के अंदर। बहरहाल जिन लोगों ने इस तरह ट्राइयां की स्टूडेंट में, आई कैप उसको भी अवार्ड कराया था मार्क्स, कुछ ना कुछ उन्होंने भी डीटी निकाल लिया था, उनका बस पीपी मिसिंग हो गया था ना। तो पीपी मिसिंग हो गया था, बाकी कैलकुलेशन उन्होंने सही की थी एंड दे विल गेट द फुल मार्क्स। कोई 1-2 नंबर उनके कट गए होंगे, नो मसला, इसमें कोई मसला नहीं। तो इस बहरहाल हम फिलहाल नई अप्रोच ही चलाएंगे। वापस आ जाए, किधर थे? फाइनल अकाउंट कौन सा सवाल? 11। अच्छा, ये क्या है यार? ये जो हल्का फुल्का सवाल में पंगा डालते हैं, ये क्या है? ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स। हाथ खड़ा करके बताएं इसका इम्पैक्ट क्या होगा करंट टैक्स की वर्किंग में? ये जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स इसने लाइन लिखी हुई है जी, क्या? जी हाइब्रिड में प्लीज माइक लेके बताएं। जी और कोई भाई? जी और कोई? जी नहीं, नेवर, वो तो कह रहे डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है। जी वो तो कर ही दी ना हमने 200 माइनस। और जी और जी चलो छोड़ो। अच्छा, ये अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अजम्पशन लें। ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एज्यूम करें, कोई ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास लिखा हुआ है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के साथ ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास लिखा हुआ है। 100 कर लें, चलिए 500 कर लें, 1000 कर लें, 2000 कर लें, चलिए मैं जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन लेता हूं 2000, 3000। ऑलरेडी रिकॉर्डेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज 3000। टैक्स डेप्रिसिएशन exceed accounting depreciation which is already recorded। टैक्स डेप्रिसिएशन फिर कितनी होगी माय डियर? 3200। डन। तो टैक्स डेप्रिसिएशन exceed the 200 by already recorded accounting depreciation। अभी तक फिक्रे में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मैं अगली एडजस्टमेंट पढ़ूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड में 75 पड़ा हुआ है, 100 पड़ा होना चाहिए था। ये असल में ना अगली एडजस्टमेंट की वजह से ये लाइन डाली है इसने। ऑलरेडी रिकॉर्डेड में 75 पड़ी हुई है। ओए बबलू, नहीं यकीन आ रहा? ऑलरेडी रिकॉर्डेड में कितनी पड़ी हुई है? 75। ऑलरेडी रिकॉर्डेड में बिल्डिंग की 75 पड़ी हुई है। सारे एसेट्स की 3000 है, लेकिन सारे एसेट्स की 3000 में बिल्डिंग की कितनी पड़ी हुई है? ऑलरेडी रिकॉर्डेड इज 75, टू बी रिकॉर्डेड इज 100। सो हाउ मच एक्स्ट्रा टू बी रिकॉर्डेड? तो 25 की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने सवाल में और पैदा कर दी है। इसको उल्टा दें। अब इस लाइन का मतलब ये था कि 25 को उल्टाना है, क्योंकि 25 की तो थी नहीं अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की हुई, लेकिन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने सवाल में और पैदा कर दी है 25, और वो है भी जेन्युइन। अगर नहीं फील हो रही तो यहां से देख लें, ये 25 की डेप्रिसिएशन हमने और डाल दी है, ये अकाउंटेंट ने नहीं रिकॉर्ड की हुई थी।
तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड से ही खेला था, जब करंट टैक्स, जब टैक्स डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड से खेला था, और टू बी रिकॉर्डेड से और खेल लें। तो इसका छोटा सा इंपैक्ट होगा, जिनको समझ नहीं आया होगा कोई मसला नहीं, उन्होंने भी 200 माइनस कर दिया होगा। ये छोटी सी एक एडजस्टमेंट मजबूरन करें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो और हमने रिकॉर्ड किया उसको भी कम से कम उल्टाएं, क्योंकि ये भी अकाउंटिंग वालों का डिसीजन है। यार अब ऐसी चीजों का कोई हल नहीं है, ऐसी चीजें हर टाइम में आती हैं, वो तो अंग्रेजी की मार होती है, या ऊपर नीचे एडजस्टमेंट्स, इन चीजों का कोई हल नहीं है, इसलिए शायद उसने कहा आधे मार्क्स लेने होते हैं आपने सवाल में, कि इस तरह की एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करवाएं, 2-4 और करवाएं, वो आप लोगों की तरह इस तरह की नहीं आनी, वो कोई और आनी है। ओके और कभी भी हैरानी होती है, यानी इतना फारिग है हम कि आधा पेपर नहीं कर सकेंगे। आई के आपको 60-70% पासिंग मार्क्स कर देने, यानी आधा पेपर नहीं हो सके हमारे से, इतने फारिग हैं आप। यस कौन बोला है? नहीं है। अच्छा जी, अब इसकी भी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब 0.5 में कैरिंग अमाउंट अवेलेबल है माय डियर, ये 1100 कैरिंग अमाउंट अवेलेबल है, लेकिन इसकी भी टैक्स बेस फिर भी मिसिंग है। पता नहीं टैक्स बेस कितनी है, ये तो कैरिंग अमाउंट है ना, इसकी भी टैक्स बेस नहीं है, तो ये भी अब उधर डेफर टैक्स में नहीं जा सकता। लेकिन इसका करंट टैक्स वाला इंपैक्ट हमने नोट कर लिया, वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी 25 रुपये, वो हमने डाल दिया, इसलिए ये एडजस्टमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह करंट और डेफर्ड के एतबार से होगी। डेफर्ड के एतबार से आगे इसने लिखा हुआ है ना, रिवैल्यूएशन का टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कोई इंपैक्ट, यानी जो रिवैल्यू होकर एसेट महंगा हो गया, इससे टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कोई इंपैक्ट, और रिवैल्यूएशन को अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी नहीं हमने डाला हुआ, रिवैल्यूएशन को हमने भी नहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट में डाला हुआ, और वो भी क्या कह रहा है, टैक्सेबल प्रॉफिट में भी नहीं डालना, तो बस ठीक है। हाँ एक चीज होती थी जो हम उल्टाते होते थे, किसी को याद हो, वो अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ जाता था ना P&L में, उसको उल्टाते थे, किसी को याद है? रिवैल्यूएशन लॉस P&L में स्काई ब्लू पट्टी से मिलता था रिवैल्यूएशन लॉस, वो बोले सवाल रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। ये सवाल पेपर में इसलिए ज्यादा आसान फील होते हैं कि सारे टॉपिक्स रिवाइज किए होते हैं आप लोगों ने, तो अभी तो सारे टॉपिक्स रिवाइज नहीं किए हुए ना। ओके, मशहूर ज़माना घिसी-पिटी एडजस्टमेंट आ गई है। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कितना है? 50। आप कुछ लोग ब्लंडर मारते हैं, पेपर में P&L में भी इस 50 को नहीं लेके जाते। यार खुदा के लिए ऐसा ना करें, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी इनकम नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पे मैंने टैक्स नहीं देना, वो कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो वो रेड मार्कर से लिख लें, लेस पढ़ी डालेंगे तो निकालेंगे ना, पहले पहले इधर 50 इधर पोस्ट हुआ है, अब इसको क्या कर दें, डिडक्ट, तो लेस कैपिटल गेन इनकम। रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि रिकॉन्सिलिएशन के वक्त ये याद रहे। चलें जी नेक्स्ट। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस, डिविडेंड रिसीट बेस पे टैक्सेबल है, तो हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। 2019 में 15% रेट है, लेकिन अगले साल से कितना रेट हो गया? 20%। जी ट्रायल में जाएं, वर्किंग नंबर 9, ट्रायल में जाएं, और ट्रायल में जाके जरा मुझे बताएं कि इनकम अलग आ रही है, रिसीवेबल अलग आ रहा है। इधर तो कैश आता है ना, इधर कैश आता है, इनकम 30, रिसीवेबल इधर आएगा, बैलेंसिंग कैश। सबर शुक्र, सबर वाला सिनेरियो है, शुक्र वाला सिनेरियो, सेम बात कर रहे हैं, या अकाउंटिंग वाले एक्रूअल फॉलो कर रहे होंगे, टैक्स वाले कैश, टैक्स वाले कैश, और अकाउंटिंग वाले एक्रूअल। तो सबर वाला सिनेरियो है, शुक्र वाला सिनेरियो है, सबर वाला सिनेरियो है। क्या कैसे टैकल करते हैं इसको, किसी को याद हो इसको कैसे टैकल करते हैं? रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, टैक्स बेस विल बी, मैं 2-3 दफा ये फिक्रा बोलता हूं शायद याद आ जाए,
whenever tax authorities are using cash accounting, prepare T count, reverse income, record cash, carrying amount will appear, tax base will be 0. अब थोड़ा सा याद आ गया हो, करंट टैक्स की वर्किंग में आए, लेस डिविडेंड इनकम कितनी 30, रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश कितना, माय डियर मैं जरूर रिकॉर्ड करता अगर टैक्स रेट सेम होता। इसका छोटा सा हल एक बताया था कि लिख दिया करें ताकि आपकी आदत खराब ना हो, इस तरह काटने के पेपर में कोई मार्क्स नहीं कटते, लिख दिया करें ताकि आदत बरकरार रहे। रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश। अब क्या करें, नीचे टैक्स ऑन 20 एट द रेट ऑफ, इस साल रेट कुछ हो रहा है माय डियर, वो तो अगले साल का रेट है, इस साल रेट तो यार 19 में वो कह रहे हैं अगर मिल गया तो 15% दे दो, तो लकीली दे देना, वो तो अगले साल जो डेफर करके देने वो 20% होगा, इस साल का रेट तो उसने बताया है कितने। क्या हो गया, पानी मंगवा के दें इसको समंदर। अच्छा बोलें, ओके तो बार बार बोलें, whenever tax authorities are using cash accounting, reverse income, record cash, बस carrying amount will appear, tax base will be 0, but carrying amount tax base मुझे नहीं चाहिए, वो मेथोडोलॉजी फर्क हो गई है। बस जी ओवर, बाकी डेफर करके मुझे पता है कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाले में जाता होता है, लेकिन वो आज हमारी मेथोडोलॉजी ही फारग हो गई है, तो उसका मैं देखता हूँ फिर क्या करना है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये था हमारा सवाल। अब आखिरी चीज़ जो हमारी रह गई है वो हमने समझनी है, एंड दैट इज पाँच 10 मिनट में फिर ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं 15-20 मिनट की, फिर घंटे के लिए आ जाएंगे, तो 12:30 से पहले ताकि फ्री हो जाएं। अच्छा IAS 12 खोलते हैं, IAS 12 किधर है, ये आप समझ लें कि ये अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है जिसमें सारी रिवीजन होने लगी है इस अप्रोच की। अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ना है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, इनकी आप टेंशन ना लें, आप मुझे दो चीज़ें पहले पकड़वा दें, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट, लेकिन कौन सा वाला, एडजस्टेड, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। 100 सवाल होमवर्क में मिले, 110 करके सो गया, बाकी डिस्कशन इस तरह हो जाएगी, डिफरेंस, और उस पर असल में इस डिस्कशन से ये पता चलेगा कि खर्चा है या खर्चा उलट रहा है, इस डिस्कशन का ये मकसद होता है। अच्छा अब मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट बताएं कितना है, 324 टैक्सेबल प्रॉफिट, और इस पे टैक्स एट द रेट ऑफ 32%, 104। अच्छा अकाउंटिंग प्रॉफिट छोड़ें, टैक्सेबल प्रॉफिट बताएं, 324। अकाउंटिंग प्रॉफिट को छोटा सा ब्रैकेट में लिखें, 587। अब मेरी बातें सुननी है बस, प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड, पेनल्टी वगैरह फाइन वगैरह कोई नहीं, माइनस एग्जेम्प्ट इनकम, माइनस सेपरेट रेट इनकम,
आप बताएं टैक्सेबल प्रॉफिट तो निकल चुके हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट एडजस्टेड बता दें 507। आगे नहीं मैं लेके चल रहा। दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास, सो प्लीज बी अटेंटिव। ये कॉन्सेप्ट क्लास में पहली दफा दिया जाने लगा है, अब अटेंटिव हो जाएं। इस नई मेथोडोलॉजी में जो हमने पास पेपर क्वेश्चन 2 और 6 पर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करके देख ली थी, उसमें सेपरेट रेट वाला पंगा नहीं था, इसमें सेपरेट रेट वाला पंगा है, इसलिए मुझे 2-3 मिनट और लग जाएंगे इधर। ये टेस्टेड मेथोडोलॉजी है। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 और 6 IAS 12 में ये मेथोडोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हाथों से लगाई हुई है क्लास के अंदर और टेस्ट की हुई है कि सही अप्रोच निकली थी, इसमें कोई मसला नहीं हुआ था। हत्ता कि उसमें रिडक्शंस नॉट अलाउड भी थी, एग्जाम्प्ट इनकम्स भी थी, बस सेपरेट रेट इनकम्स नहीं थी। अब क्या करना है, फॉर्मेट क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस रिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जाम्प्ट इनकम माइनस सेपरेट रेट इनकम। नाउ व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, इसमें सेपरेट रेट वालों को कैसे टैकल करना है उसका तरीका देख लें। 587 में से 50 माइनस कर दो, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन नीचे ले आता हूं मैं, 50 माइनस कर दो। इस पे रेट कितना लगाना है, तो नीचे लाने का मुझे फायदा क्या, डेफर करके टैक्स देने इस पे, तो माइनस करके जरा निकालें एक एक करके चीजों को। अच्छा, ये जो 30 है, 30 में से 30 में से 20 पे साल टैक्स देने और 10 पे डेफर करके देने। 30 में से 20 पे साल देने और 10 पे डेफर करके देने। 30 में से 20 पे साल देने और 10 पे, तो बचपन में नहीं बताया जाता था चीजों को रिक्लासिफाई करो, यहां से निकाल के अलग पोस्ट कर दो। अब बता दे 20 पे कितना टैक्स देने, 15% और 10 पे 20%। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं 1 बाय 1। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिन चीजों को रिक्लासिफाई करना था वो कर दिया है। क्या मैंने 50 पे डेफर करके कभी जिंदगी में टैक्स देने या नहीं देना? तो मैंने क्यों टाइम जाया किया? मैंने तो कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए आपको दिखाया था, तो टाइम जाया करने के लिए। अच्छा, क्या मैंने 20 पे 15% डेफर करके देने या 20 पे 15% दे दिए? तो इसको क्यों इधर दोबारा ला रहे हैं? ये तो डेफर टैक्स की वर्किंग है भाई। प्रॉफिट में से तो पूरा 30 निकालना था ना, प्रॉफिट में तो 30 पड़ा हुआ था ना, इस 587 में तो 30 पड़ा हुआ था। क्या मैंने 10 पर डेफर करके 20% देना है या मैंने 10 पर भी टैक्स दे? तो मेरे ख्याल से इस सारे में से ना सिर्फ 10 को रिक्लासिफाई कर लें, बाकी को रिक्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि नोट आज इस तरह करें, नोट इस तरह करें। अच्छा एक मिनट, थोड़ा रिलैक्स हो जाए सारे, तो इधर देखें सारे, दोबारा नई अप्रोच है ना जरा। समझ आ गया ये दो फिगर्स कहां से आया करेंगी? एक हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाया करेगा, एक उथू फड़ो, एक थल्लू फड़ो, तो फड़ फड़ के मारो। ये दुपट्टा नहीं दोबारा से लोग पकड़ लेते, तो ऐसे 5 सेकंड में खुश्क हो जाते, पता नहीं कौन सा कपड़ा होता है वो। 587 इधर से पकड़ो और 324 इधर से पकड़ो, इन दोनों को पकड़ लें। इसके बाद 3 एडजस्टमेंट्स करें, ज़बानी याद करें। नंबर 1 डिडक्शंस नॉट अलाउड, नंबर 2 एग्जेम्प्ट इनकम माइनस, नंबर 3 सेपरेटेड। इज देयर एनी डिडक्शन नॉट अलाउड? एग्जेम्प्ट इनकम रिक्लासिफाई कर दी। नेक्स्ट सेपरेट रेट इनकम, 30 में से 20 पर टैक्स दे दिया है और 10 पे देना है, तो इनको निकाल कर मैं यहां ले आया। बाकी उधर कितना बच गया? 50। इससे अल्लाह का शुक्र है वो जो हमारा मसला आ रहा था कि 10 पे डेफर करके टैक्स देना था, वो मसला हल होना है। असल में उस मसले को हल करना मकसूद है। अब 50 पर डेफर करके 0 देना है या कभी भी नहीं देना?
20 पर 15% डेफर करके देना है या दे दिया? दे दिया। असल में जब मैं शुरू में ये सवाल समझाता था और 10 माइनस करता था तो काफी बच्चे क्लास के बताते थे कि ये 10 क्यों माइनस हो रहा है, फिर लंबा काम आज करना पड़ा है। 10 पर डेफर करके देना है। और इसका एक और हिंट भी है ना, हम जब डेफर टैक्स की वर्किंग करते थे उसमें पूरे 30 को नहीं लेके जाते थे, क्लोजिंग लेके जाते थे, तो इसलिए मैं 10 को ही सिर्फ लेके जा रहा हूं। और 10 पे कितना देना है भाई? टैक्स वालों की नजर में ये अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है, ये टैक्स वालों का प्रॉफिट नहीं है। अभी क्यों नहीं है? अभी मिला नहीं। ये अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है, टैक्स वालों का प्रॉफिट नहीं है। अच्छा जी, अब अल्लाह का शुक्र है इजी मेथोडोलॉजी है, डिफरेंस निकालने हैं। रेट को थोड़ा सा मुझे उधर करके लिखना चाहिए था। कितने सवाल होमवर्क में मिले? 507। कितने करके सोया? 324। इसलिए लाया, जब लायबिलिटी बुक करूंगा तो लायबिलिटी क्रेडिट तो खर्चा, तो डीटीई पॉजिटिव आ रहा है, खर्चा आ रहा है जी। डिफरेंस 183, रेट 32%, टैक्स 59। अच्छा, 507 के नीचे ही समझ ले मैंने 10 लिखा हुआ है। कितने सवाल होमवर्क में मिले? कितने करके सोया? 0। कितने और करने पड़ेंगे? 10 ही, तो 10 इंटू 20%, 2। इन दोनों के बैक एंड पे आपने लाइबिलिटी सोची है या एसेट सोचा है? लाइबिलिटी सोची है। और अगर लाइबिलिटी और एसेट दोनों होता तो नेट करते। तो आप बता दें, सवाल होमवर्क में थे 507, मैं करके सोया 324, लाइबल फील करूंगा, मतलब है लाइबिलिटी क्रेडिट तो खर्चा डेबिट। सवाल होमवर्क में मिले 10 और करके सोया 0, तो कितने के लिए लाइबल फील करूं? 10, लेकिन 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें, टैक्स कितना? 2। ये दोनों लाइबिलिटी क्रेडिट तो खर्चा, तो ये ओवरऑल क्या बन गया? खर्चे की रिकॉर्डिंग या रिवर्सल? तो बड़ा बड़ा करके रिकॉर्डिंग ऑफ डीटी, डीटी रिकॉर्ड करें। ओके, चलें जी। अब नोट तो फिर उधर ही जाके बना लेते हैं। इस 61 की पोस्टिंग कर दें। DTL क्रेडिट, DT डेबिट। साइड पे चलना जरूरी है ना। वर्किंग नंबर 8 से आया है, कितना? 61। ओहो, इधर 96 लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कैरी डाउन निकालना नहीं है, बैलेंस शीट बनानी नहीं। ब्रॉड डाउन निकालने में फिर पूरी मेहनत है, तो जिसने कैरी डाउन निकालने का डाटा नहीं दिया तो सवाल ने ब्रॉड डाउन निकालने का कहां से डाटा देना है? तो ब्रॉड डाउन का डाटा भी नहीं दिया हुआ, कैरी डाउन का डाटा भी नहीं दिया हुआ, तो करना भी क्यों है सब कुछ? मैंने तो P&L बनाना है, P&L में सिर्फ ये वाली फिगर जाती है, ये वाली फिगर नहीं जाती, तो बस P&L में 61 ले जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्वायरमेंट नंबर बी, mint laminate notes to the financial statement for year ended blah blah blah। चलें जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। नोट नंबर
10 टैक्सेशन। अच्छा माय डियर, थोड़ा सा फॉर्मेट करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। वर्किंग नंबर 7, वर्किंग नंबर 8 जी। on 68 reconciliation of PBT with tax expense जी। PBT यहीं से मसला शुरू हो जाता है ना। आप सारे प्रॉफिट पे 32 लगा देते हैं, हालांकि कुछ एग्जेम्प्ट होती हैं और कुछ के डिफरेंट रेट होते हैं। इसी वजह से रिकॉन मैच नहीं करती, तो नीचे आप कुछ करना पड़ेगा। तो यहीं से मसला क्रिएट हो रहा है। 32% 188। चलें जी, अब शुरू करें। डिडक्शंस नॉट अलाउड नहीं है, एग्जाम्प्ट इनकम भी हैं और सेपरेट रेट इनकम्स भी हैं। अब करना क्या है, सारे एक दफा देख लें। 50 इंटू 32%, 20 इंटू 7, 20 इंटू 17%, 15 जमा 17 32, 20। असल में सारे प्रॉफिट्स पे 32 लग गया ना, लगना इस पे 15 था, तो 17 ज्यादा लग गया है। 50 इंटू 32%, 20 इंटू 17%, करंट एफर्ट सबसे उठानी होती हैं। 10 इंटू हिम्मत करें 12%। और इनकम्स हैं इसलिए तीनों को लेस करते हैं। बड़ा सा लेस लगा लें जी। कैपिटल गेन 50 इंटू 32। डिविडेंड 2 दफा लिखें, 20 इंटू 17% और 20 इंटू 10 इंटू 12% जी। इधर कर जाती है, हमारी नहीं करती, इनकी कर जाती है। नहीं कीड़े पिंडों आए ने। ग्यारह 25 मैं कह रहा हूं। वैसे अंदर की बात यह है कि इंशाल्लाह 11:30 बजे हम मिलते हैं। 11:25 तक वापस आने की कोशिश करनी है। मंडे को हमारा तय हुआ था रोज़ा रखने का, तो उस मंडे को तो छुट्टी हो गई थी ना, तो कल इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे। बाकी ज़ाहिरी बात है, अगर किसी के कज़ा रहते हैं तो वो कज़ा की नीयत करके आए। कहीं कज़ा रोज़े रहते हैं, बेचारा नफली रख रहा हो, तो शैतान भी कहेगा नो आई एम सक्सेसफुल, मैंने इसको बड़े अमल से छोटे अमल की तरफ डाल दिया। तो अजीब जहालत होती है, कज़ा नमाज़ें होती हैं और रमज़ान में इतनी नफलें पड़े होते हैं, शैतान बैठा खुश हो रहा होता है। ओके जाएँ जी, इंशाल्लाह 11:30 बजे मिलते हैं।